कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके आगे के बारे डिटेल्स जो है सेल ऑर्गेनल्स हमारा टॉपिक, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो सेल होती है उस पे एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, और ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसके ऊपर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब दूसरा क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए उसकी अलग सेल मेम्ब्रेन होती है, तो हर ऑर्गन के पास उसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या है भाई, किसी को उसका जो है सेल मेम्ब्रेन तो मिल गई, वो कवर तो हो गया है ना, अब उसको आकार और मजबूती कैसे प्रोवाइड होगी, तो वो कैसे प्रोवाइड होगी, उसको सेल वॉल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो इसके ऊपर इस तरह से बन जाती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो शेप देती है और उसको मजबूती प्रदान करती है। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये किसकी बनी होती है, सेल वॉल? सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है ना। ये क्या इसको प्रदान करती है, सुरक्षा और आकार प्रदान करती है, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर देती है सेल को। ठीक है ना। और अब उसके बाद क्या होता है भाई कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा थोड़ा शायद आप जान रहे हो, है ना। तो ये मान लीजिए आपकी सेल है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे सेल वॉल हो गया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी गेन करना। वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जिसको हम जो है पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रेस्पिरेशन और ये सब वगैरह वगैरह देख रहे होंगे, तो शायद आपको थोड़ा इशू हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में ऊर्जा उत्पादन करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो वो कैसे वो प्रोड्यूस कर दी। और आरबीसी जो हमारे शरीर में दौड़ रही हैं, जो लाल रुधिर कणिकाएँ हैं, वो उस एनर्जी को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के। ठीक है, तो वो हो जाएगा रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक, और क्रेब्स, अब इसको किसने बताया, ये सारा प्रोसीजर जो है वो क्रेब्स जो है वो साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, अब क्रेब्स साइंटिस्ट ने बताया तो इसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी हमारी क्रेब्स साइकिल चलती है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ऑक्सीजन को ले करके हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो हमें जो है क्रेब्स ने बताया। ठीक है, तो अब हम इसको क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और क्रेब ने हमें ये बताया कि इसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और उससे एक ग्लूकोज का अणु बनता है। 38 एटीपी 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ग्लूकोज से। कभी आपको लो फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि आप बहुत टायर्ड हो गए हो, तो आप थोड़ा सा कुछ मीठा खा लीजिए, आप कुछ ग्लूकोज वगैरह ले लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लग जाता है। तो वो यही 30 एटीपी से एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी फ्लो। अच्छा, अब ऐसा होता है ना कि हम खड़े रहते हैं और तो हमें पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वो क्या काम करता है, आरबीसी करता है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, मान लीजिए हम हाथों से वर्क कर रहे हैं,
तो वो ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे पहुँचा देता है, एनर्जी फ्लो पूरा बैलेंस्ड रहता है। पर हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं उनको पता है कि हमारी जो है बॉडी में कहाँ पे कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो हमारी बॉडी में पूरा बैलेंस्ड रहती है, जहाँ पे कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है वहाँ पे उतनी ऊर्जा से भी काम चल जाता है, और जहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा लगनी होती है वहाँ पे आरबीसी जा कर के ज़्यादा ऊर्जा दे आती है। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि सेल साइकिल में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, प्लांट सेल में कहाँ पे पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। कुछ इस तरह होता है। तो ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। तो यही आपको बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहें या गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था? गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। तो कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसका नाम रख देते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का क्या कार्य होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि परिवहन क्या मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन को जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना, ये किसका काम होता है? गोल्जी बॉडी का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स रसधानी जिसे हम कहते हैं, और ये आपको सेल में कुछ इस तरह से वैक्यूल्स दिखाई देती हैं। इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो आप ये देख सकते हैं इनका क्या काम है? जल संग्रह करना, है ना। हम लोग को प्यास लगती है तो पता चलता है ना कि हमें प्यास लग रही है, तो हम पानी पी लेते हैं, पर इनको क्या है कि अपने अंदर ऑब्ज़र्व करके रखती हैं वाटर को, और जब भी लगता है ये उसको यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। तो ये होता है वर्क जो है वैक्यूल्स का। अब उसके बाद हम देखते हैं तारक काय, सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? बोबरी ने, ठीक। और इसका वर्क क्या होता है? सेल डिवीज़न, ठीक है ना, सेल डिवीज़न इसका वर्क होता है। तो ये सेल डिवीज़न अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम बाद में अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक। और दूसरा क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण मतलब क्या कि आपकी कोई सेल या कोई टिश्यू ऐसा जो थोड़ा सा जिसको चोट लग गई है, वो थोड़ा सा नई एक्टिव फॉर्म में आ पा रहा है, तो या वो थोड़ा सा जो है नई चीज़ें संभाल पा रहा है, तो वो फिर से अपने आप को उसमें वो सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे एक ये सेल है, ठीक है ना, तो एक ये सेल डिवीज़न करेगा, एक मदर सेल बन जाएगी और एक डॉटर सेल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये सेल डिवीज़न हो गया, और इसमें ये रिकंस्ट्रक्शन का जो है एक और इसमें पाया जा रहा है इसका वर्क, है ना। तो अब ये किस में होता है? लीवर में। हमारी लीवर सेल अगर थोड़ा सा भी जो है इसमें इशू हो जाता है, तो ये फिर से अपने आप को सही कर लेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम का एक वर्क। अब किस में नहीं हो पाएगा जो है रिकंस्ट्रक्शन, किस में नहीं होता है? तो वो ब्रेन सेल्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स पाया जा रहा है। अब क्या है कि इसमें न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, तो उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तब भी उसमें ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, सेल डिवीज़न है ना, हमने पढ़ा सेल डिवीज़न क्या होता है कि एक सेल से दो सेल में डिवाइड, और दो सेल्स ये फिर इस तरीके से दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी। पर अगर ये ज़्यादा
संख्या में डिवीज़न करने लग जाती हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पे गांठ तरह की बन जाती है। बहुत सारी सेल्स जब प्रोड्यूस होने लगती हैं तो वहाँ पे कैंसर बन जाता है। ठीक है, कैंसर कहीं और से किसी और कोई और इन्फेक्शन नहीं होता है, वो सेल्स का बढ़ना ही होता है ना। तो जब भी सेल बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे कैंसर होता है। अब ब्रेन में तो हम देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी वहाँ पे होता है। किस में होता है, किस फॉर्म में होता है कैंसर? ट्यूमर, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, है ना। तो ब्रेन ट्यूमर हो रहा है वहाँ पे, क्यों हो रहा है भाई? यहाँ पे 90% तो न्यूरॉन सेल्स पाई जा रही हैं जो कि सेल डिवीज़न ही नहीं करती हैं, है ना। लेकिन इसलिए हो रहा है वहाँ पे सेल डिवीज़न क्योंकि वहाँ पे ग्लियल सेल्स पाई जा रही हैं। 90% न्यूरॉन सेल्स के साथ में 10% ग्लियल सेल्स पाई जा रही हैं जिसमें सेल डिवीज़न पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सेल डिवीज़न पाया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर जैसे सेल डिवीज़न होती है और वहाँ पे गांठ बन जाता है हमारे ब्रेन्स में, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर हो गया है हमें। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेल डिवीज़न का सिस्टम। तो जिसमें क्या होता है, लीवर में सेल डिवीज़न जो है वो अपने आप को पुनर्निर्माण कर लेती हैं अगर उनकी कोई भी सेल या कोई भी टिश्यू थोड़ा सा जो है डिसबैलेंस हो जाता है या चोट पहुंच जाती है उसको किसी भी तरीके से, और ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो 90% उसमें क्या पाया जाता है, न्यूरॉन, और 10% ग्लियल सेल, जिसके थ्रू सेल डिवीज़न होता है। न्यूरॉन्स में अगर अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या ब्रेन में सेल डिवीज़न होता है, तो अगर बात न्यूरॉन्स की करें तो नहीं होता है, पर अगर ग्लियल सेल की करें तो होता है। कंफर्म। अब उसके बाद देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER भी कह सकते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये क्या होता है, इसका कार्य आंतरिक कंकाल बनाना, मतलब इंटरनल स्केलेटन का फॉर्मेशन करना और उसमें सहायता प्रदान करना, है ना, और वसा का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ये सब किसका काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो SER, दूसरा RER। SER क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, अब मान लीजिए कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो अब इस यहाँ पे ये कुछ इस तरह से रफ है, इसका एक पार्ट कुछ रफ है इस तरीके से, है ना, और ये स्मूथ है। यहाँ पे क्या है, ये SER है, ये RER है। अब ये RER क्यों है और ये SER क्यों? ये SER इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, और ये RER इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि इसको थोड़ा सा खुरदरा बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम पाया जा रहा है इसलिए इसका स्ट्रक्चर छूने पे यहाँ पे थोड़ा सा रफ लगेगा, इसलिए। ठीक है, तो ये अंतर होता है SER और RER में। अब आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो SER है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम कहेंगे रफ। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब ER के बाद हम देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, जो कि हमने देखा था ER की एक तरफ राइबोसोम्स लगे थे, जिसकी वजह से उसकी जो लेयर है वो रफ हमें फील हो रही थी। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स हैं उसको डिस्कवर किया था पैलाडे ने। उसको किसने डिस्कवर किया था, पैलाडे ने। अब राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें
उसका टाइप होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जिसके बिहाफ पे राइबोसोम्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, एक हो जाता है 70S, एक हो जाता है 80S, 70S और 80S। अब ये S क्या है? ये सेडिमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इसमें हम बड़ा या छोटा कैसे पहचान सकते हैं? एक लिक्विड में इन्होंने दोनों टाइप के राइबोसोम्स को डाला, जो पहले डूब गया वो बड़ा और जो बाद में डूबा वो छोटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 80S का जो 80S का राइबोसोम्स था वो पहले डूब गया, जो कि यूकैरियोटिक्स में पाया जा रहा है, और जो 70S का है वो छोटा है, बाद में डूबा, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक्स में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रही राइबोसोम्स की जानकारी। अब ये मेरे लिए हमारे लिए और आसान हो गया कि ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स क्या है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू रहता है कि ये S क्या है, तो ये अब हमने सीख लिया कि ये S क्या है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, है ना। और ये ब्रेन ऑफ सेल होता है। ब्रेन ऑफ सेल क्यों होता है? क्योंकि ये सेल को जो है डायरेक्शन करता है, डायरेक्ट करता है ये सेल को कि भाई उसमें जो भी ऑर्गन्स हैं वो अगर सही से वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो बोलता है कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया आप एनर्जी प्रोड्यूस करो, अभी हमारे इसको ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और आप ये वर्क करो, वैक्यूल्स आप ये वर्क करो वगैरह, जो भी है वो ये बताता है। और ये कंट्रोलर भी है ना। अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है तो ये उसको कंट्रोल भी करता है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसको इसमें जो केंद्रक होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स और न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, ये पाया जाता है। तो ये अलग से टॉपिक हम आपको बताएंगे, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को डी डूबे ने डिस्कवर किया था। इसका वर्क क्या है? जल अपघटक एंजाइम, है ना। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हम जिसको कह सकते हैं, ये है जल अपघटक एंजाइम। और ये कोशिकीय पाचन, ठीक है ना। कोशिकीय पाचन कैसे? अब सेल में कोई भी जो दूसरी सेल हो गई, है ना, या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो ख़राब हो गया या वो जिसकी डेथ हो जाती है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देता है ना, जिससे कि बाकी जो सेल्स हैं वो अपना वर्क सही से कर पाती हैं। तो ये लाइसोसोम का वर्क है। और ये रहा हमारा सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक, है ना। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको जो भी सब्जेक्ट्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए, है ना, जैसे कि हिस्ट्री हमारे यहाँ शिव सर आपको इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और जियोग्राफी विमल सर देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसको विज़िट कीजिए, है ना। और जैसे कि साइंस भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, है ना। और भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में चाहिए या फिर आपको किसी सब्जेक्ट में इशू हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिए और हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक आपका हम क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू।